हेलो गाइस, मेरा नाम परवेश भारद्वाज और हम डीकेटी चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है वो है गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, ये आज के लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये गॉस थ्योरम आपको समझ में आएगी। राइट, तो हम लोग डील कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 12th क्लास का, चैप्टर नंबर 1 डील कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है, और इसके अंदर हम लोग ने काफ़ी हद तक चीज़ें फिनिश कर दी। चार्ज फिनिश कर दिया, कूलम्स लॉ फिनिश कर दिया, डायपोल फिनिश कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिनिश कर ली, और उसके बाद हम लोगों ने फ्लक्स फिनिश कर लिया और फ्लक्स का न्यूमेरिकल्स देख लिए। ठीक है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्योरी बेस्ड पर। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका नाम है गॉस थ्योरम। तो हम लोग गॉस थ्योरम को समझते हैं। चलिए आ जाइए। तो आज की क्लास में हम लोग कितना डील करने वाले हैं, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट डील करेंगे, गॉस थ्योरम का प्रूफ डील करेंगे और एप्लीकेशन। ठीक है, जितनी एप्लीकेशन होगी उतनी एप्लीकेशन डील करेंगे। बेसिकली 4 एप्लीकेशन, चारों एप्लीकेशन को अपने को अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। टॉपिक का नाम है गाइस गॉस थ्योरम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। ये स्टेटमेंट, अच्छा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है मैं आपको वो समझा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अगर एग्जाम में बोला स्टेट गॉस थ्योरम, सिंपली वर्ड बोला अगर स्टेट गॉस थ्योरम, तो आपको प्रूफ नहीं लिखना, सिर्फ आपको वहां पर क्या देनी है, उसकी स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, और अगर बोला स्टेट एंड प्रूफ, तब आपको प्रूफ देना है। ये बात आपने माइंड में रखना। कई बार होता क्या, वो बोलता है स्टेट गॉस थ्योरम, तो बच्चा उसका प्रूफ भी देता है, तो वहां गलती हो जाती है। ठीक है ना, स्टेट बोला है तो सिंपल आपने को स्टेटमेंट देनी है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पे काम करेंगे और फिर अपना वही लेक्चर जो हमने पढ़ रखा है उसी तरीके से मूव करते चले जाएंगे, और इतना इजी हो जाएगा कि टफ है बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। ओके डन। अब गॉस साइंटिस्ट ने बोला क्या, पहले उसकी बात समझते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। गॉस साइंटिस्ट ने ये बोला, गॉस साइंटिस्ट ये बोलते हैं अपनी स्टेटमेंट में, कोई भी एक चार्ज है Q, उसको आपको एक क्लोज बॉडी में बंद करना पड़ेगा। वो क्लोज बॉडी गाइज आइदर सिमेट्रिकल भी हो सकती है, रेगुलर शेप की भी हो सकती है, और इर्रेगुलर शेप की भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो गॉस साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, गॉस साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि कोई भी एक चार्ज Q होगा, उस चार्ज को आपको सबसे पहले बंद करना है एक क्लोज्ड लूप के अंदर। किसमें बंद करना है, क्लोज लूप के अंदर। और जिस क्लोज लूप में हम उस चार्ज को बंद करेंगे, उस लूप को कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो वो जो गॉसियन सरफेस होगी वो रेगुलर भी हो सकती है और इर्रेगुलर भी हो सकती है। उसमें उसकी वजह से हमारे जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक Q चार्ज है। आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ये एक हमारे पास Q चार्ज है, ये हमारे पास एक Q चार्ज है। ठीक है गाइज, ये हमने एक चलो Q चार्ज ले लिया। तो सबसे पहले गॉस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा एक किसके अंदर, एक क्लोज बॉडी के अंदर, है ना। अब मैं वो क्लोज बॉडी एक स्फेरिकल बॉडी ले रहा हूँ। ठीक है, आप रेगुलर भी ले सकते हो, इर्रेगुलर भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस रेगुलर हम लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, रेगुलर बॉडी हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, बस, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले ली कुछ इस तरीके से। ये मैंने एक अपनी तरफ से इसको चार्ज को बंद करने के लिए एक स्फेरिकल सरफेस ले ली। जो ये सरफेस ली इसका नाम है गॉसियन सरफेस। इसका नाम मैंने क्या बोला, गॉसियन सरफेस। ध्यान रखना मेरे भाई, गॉसियन सरफेस क्या होती है मेरे लाल, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसको सिर्फ हम लोग कंसीडर करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या सरफेस होती है, इमेजिनरी सरफेस होती है, जो दिखाई नहीं देती। इसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं गाइस, सिर्फ कंसीडर करते हैं। ठीक है यार, बहुत बढ़िया, इतनी बात आपको मेरी बात समझ में आई। तो इस चार्ज को मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में बंद कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस स्टेटमेंट वो क्या होती है कि जो फ्लक्स होगा फाई ई, वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल वर्ड आया, अभी बताता हूँ क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। ये उसकी स्टेटमेंट का मैथमेटिकली एक रिजल्ट है, जिस रिजल्ट को आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा है अभी, इंटीग्रेशन का साइन बनाया है और उसके अंदर ऐसा गोला बनाया है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर आप इस पूरी बॉडी का फ्लक्स निकालना चाहते हो,
तो ये बॉडी कैसी बॉडी है, एक क्लोज बॉडी है। तो वो क्लोज बॉडी के लिए मैंने आपके सामने गोला बनाया है इंटीग्रेशन के अंदर। इसको कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन किसी भी एक क्लोज बॉडी का हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक नोटेशन है। तो जहां पर भी अगर कभी भी आप लोग अपनी हायर क्लासेस में जहां पर भी ऐसा कहीं इंटीग्रेशन के बाहर अंदर ही ऐसा साइन देख लो, तो आप समझ जाना कि वहां इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, एक ऐसी बॉडी का हो रहा है जो क्लोज्ड है, क्लोज होनी चाहिए, आइदर भी सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, व्हाटएवर। मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये वाला पैरामीटर हम समझ गए, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ओके डन। अभी मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाते से पहले वाली क्लास में, उसमें फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। अब उसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको ऐसे लिखने का कारण क्या है, ऐसा लिखने का कारण ये है, मैं आपको कारण समझा रहा हूं कि ये मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मैंने ये इंटीग्रेशन का साइन क्यों बनाया, ऐसा क्यों लिखा, उसका कारण ये है क्योंकि अगर मैं इसके हर सरफेस के पास जाऊं तो हर सरफेस पर जो एरिया वेक्टर बनेगा वो अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा। कैसा बनेगा, एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा। तो अगर एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा, हर पॉइंट का एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा, तो हम लोगों को वहां पर इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी एज ए कैलकुलेशन, ठीक है। अगर बाई चांस मेरे पास बॉडी कोई सिमेट्रिकल होती, कुछ इस तरीके से बॉडी होती, तो मैं एरिया वेक्टर नॉर्मली मैं ये बना देता अपना बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वहां पर मुझे इंटीग्रेशन कोई करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं उसका कारण यही होता है कि बॉडी अगर रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, ये वाला ऐसा करने से हर किसी में हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास इतना समझ में आपको आ गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डी एस का मतलब वही कोई छोटा एरिया लिया होगा आप लोगों ने, वो किसके बराबर है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, किस चार्ज के, उस चार्ज के जो उस क्लोज बॉडी के अंदर बंद है। आपको मेरी बात समझ में आई। तो ये स्टेटमेंट किन की थी, ये स्टेटमेंट गोस साइंटिस्ट की थी। तो गोस साइंटिस्ट की स्टेटमेंट मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में स्टोर करेंगे, फिर इसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं बिल्कुल इंग्लिश में बनाकर। वो क्या कि अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये जो चार्ज Q है, जो जितना फ्लक्स बनाएगा वो जो फ्लक्स होगा, ये जो Q चार्ज जितना फ्लक्स बनाएगा वो जो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स उस चार्ज के जो चार्ज उस क्लोज बॉडी के अंदर बंद है। क्लियर गाइस। तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम की स्टेटमेंट हो जाएगी। क्लियर होगी बात आपको मेरी बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्टेटमेंट का करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट का प्रूफ। स्टेटमेंट आपको किताब से रटनी नहीं है, मैं बार बार ये लाइन समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको हिंदी में इसलिए बताता हूँ सारी चीज़ें ताकि आप लोग एग्जाम में रट के ना जाएं, वहाँ भूल जाओगे अगर रटोगे तो आप लोग, ठीक है ना। चीज़ों को बहुत इजीली समझो, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फिर आप अपन को बहुत आराम से उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। क्लियर। तो स्टेटमेंट को देखकर आप लोग, मतलब फॉर्मूले को देखकर आप स्टेटमेंट बना सकते हो इजीली, ठीक। तो ये मैंने आपको इतना समझाया। अब मैं आपको इसका प्रूफ करके सिखाता हूँ कि इसका प्रूफ कैसे करना है, राइट। गोस थ्योरम का प्रूफ। तो हमने अभी तक सिर्फ गोस थ्योरम देखी है, तो फटाफट से एक बार टिप्स पे ले लेते हैं। अगर मुझे गोस थ्योरम समझनी है तो गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे चलना कैसे होगा, एक चार्ज लेना पड़ेगा, उस चार्ज को एक मुझे क्लोज बॉडी बंद करना पड़ेगा। वो क्लोज बॉडी कैसी होनी चाहिए, वो क्लोज बॉडी स्फेरिकल नेचर की होनी चाहिए, ठीक है, भाई ने बता दी वाली बात। और दूसरी बात क्या, तो जो वो क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज बैठा हुआ है, वो जो फ्लक्स बना रहा होगा, वो फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स इतना गुना होगा उस चार्ज के जो चार्ज उसके अंदर बैठा हुआ है क्लोज बॉडी के अंदर। दैट इज द फ्लक्स, गोस थ्योरम ने जो बताया। और जो क्लोज बॉडी हम जो लेंगे वो होगी एक गॉसियन सरफेस नाम की, ठीक है गाइस, बढ़िया। तो मेरे लाल हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। मैं अब इसका प्रूफ करना आपको सिखाता हूं कि इसका प्रूफ कितना आसान है। कोई भी नई चीज़ नहीं है ऐसी कि जो हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल वो पिछली क्लास। अगर आप लोगों को, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पिछले लेक्चर देख के फिर आगे की तरफ मूव करना, ठीक है ना, या फिर आपको पहले से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसका डेरिवेशन। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना ली। मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ आपको सामने, बहुत ध्यान सुनना, बहुत आसान है प्रूफ, बहुत ही आसान। तो ये मैंने कुछ क्या बनाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई कुछ इस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। कुछ मैंने क्या बनाई है, ये इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, ठीक है गाइस, बढ़िया। अपना प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, इस गॉसियन सरफेस का छोटा सा एरिया ले लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी किसी भी क्लोज बॉडी का मुझे
टोटल फ्लक्स निकालना होता है तो पहले आप उसका छोटा सा एरिया ले लो और उस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन कर दो, पूरी बॉडी का आ जाएगा। तो छोटा सा एरिया ले लिया, ds जिसका नाम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी भी बाहर निकल रही होगी, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी। ये इसका एरिया छोटा सा मैंने ds ले लिया। अब अगर मैं बताऊं तो इसका ds एरिया वेक्टर भी कहाँ बनेगा, बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। इस इतने से पॉइंट का कहाँ बनेगा, बॉडी के बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक हमने बात डील कर ली। तो इसका हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं। ये तो इसकी स्टेटमेंट थी, प्रूफ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आ जाइए। तो छोटा फ्लक्स हमने लिया डी फाई ई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा एरिया लिया तो छोटे से एरिया का फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो डी फाई ई इक्वल्स टू छोटा फ्लक्स बराबर कितना आया, ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि अगर हम लोग डॉट हटाते हैं तो आप लोग जानते हो क्या आता है, कोस थीटा आता है। ये वाली बात आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात। अब मुझे बताओ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि वो एक के ऊपर एक लाई कर रहा है। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो गाइज अब मेरा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, डी फाई ई इक्वल्स टू क्या होगा, ई इंटू डी एस। कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी। आप लोगों को मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, मेरी बात समझ में आ गई। डायग्राम आप लोग बना चुके हो, डायग्राम में हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं डायग्राम हटा देता हूँ। चलिए, थोड़ा सा बोर्ड मिल जाएगा मुझे काम करने के लिए। ठीक है, और ये स्टेटमेंट का मुझे प्रूफ करना है। अब मैं इसको भी हटा ही देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अगला स्टेप हमारा क्या होने का। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप एक बात जानते हो, अगर मैंने ये डायग्राम बनाया था और मैंने इस तरीके से ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी इस क्यू चार्ज की वजह से, तो आप जानते हो इस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो उसका फॉर्मूला जानते हो आप लोग, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन में r²। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पुट कर दो। तो डी फाई ई इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/4πε0 Q अपॉन में r², Q अपॉन में r² इंटू में ds। डाटा समझ में आ गया। उस पॉइंट का जो छोटा सा मैंने डी फाई लिया था उसका उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से इतनी होगी। ये वाली बात हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, टोटल करने के लिए हमने क्या कर लिया, टोटल करने के लिए हम लोग ने कर दिया अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करी गाइस, तो हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो हमने इंटीग्रेशन की हेल्प ली, तो यहाँ हो गया डी फाई पे इंटीग्रेशन साइन आ गया और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन आ गया और ये हो गया तुम्हारा 1/4πε0 और बच्चे Q बटे में r² इंटू में ds। आ रही मेरी बात आपको समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। बॉडी कैसी थी, क्लोज, तो क्लोज बॉडी बना दी। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाई ई, तो इसका तो इंटीग्रेशन फाई ई निकल के आ गया। कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर कर दो, वेरिएबल क्वांटिटी को अंदर रखो। तो ds सरफेस जो थी वो उसकी वेरी कर रही है, यहाँ। तो हमने कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाली, 1/4πε0 को मैंने बाहर निकाला, Q को बाहर निकाला, r² को बाहर निकाला, अंदर मेरे पास क्या बच गया, ds। और आप लोग बहुत अच्छे जानते हो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s। तो यहाँ हो गया 1/4πε0 Q अपॉन में r² इंटू में यहाँ क्या बच गया, s। और s क्या है उसका, स्फेरिकल का सरफेस एरिया। तो s इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² किसी भी स्फीयर का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया, फाई 1/4πε0 Q अपॉन में r² इंटू में s की वैल्यू आई 4πr², 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया। तो फ्लक्स कितना निकल के आया आपका, Q/ε0। दैट इज आवर प्रूफ। और यही हमारा गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, चार्ज के। तो ये क्या है, गॉस थ्योरम का प्रूफ जो मैंने आपको डिक्टेट कराया। कोई भी ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। इसकी जो एप्लीकेशन जितनी भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे। अगर आपको प्रूफ आता है तो एप्लीकेशन भी बहुत आसान बन जाएंगी। हम लोग इस तरीके चलेंगे, तो किसी भी पहले छोटा सा फ्लक्स लेंगे, छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, उसका छोटा फ्लक्स बनाएंगे और उसका फिर हम लोग आगे मूव करते करते हम लोग अपना सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारी खत्म हुआ गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट और गॉस थ्योरम का प्रूफ आपके सामने, इजी, बिल्कुल इजी वे में, राइट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन पढ़ाता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज तो सारी एप्लीकेशन हो नहीं पाएगी, आज मैं आपको 2 एप्लीकेशन कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 2 एप्लीकेशन और करवा दूंगा। तो आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा एज ए थ्योरेटिकल।
फिर एक दिन हम लोग एनसीईआरटी डील करेंगे और आपको मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, तो आपका चैप्टर थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ। हमने पढ़ लिया गॉस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट और गॉस थ्योरम का प्रूफ, और हमारे हाथ टिप्स पर कुछ बातें होनी चाहिए। वो टिप्स पर बातें ये होनी चाहिए कि गॉस थ्योरम ने बातें क्या क्या बोली हैं। गॉस थ्योरम में ये बात बोली है कि कोई भी चार्ज होगा उसको किस में बंद करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस में। ठीक है गाइस, और वो जो फ्लक्स बनाएगा वो फ्लक्स होना चाहिए 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। चलिए फिनिश, उसका हमने प्रूफ देख लिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। दोनों एप्लीकेशन बहुत आसान है। जो पहली एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान, सेकंड वाली भी आसान है लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको इसकी पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। लाइन पे फोकस करें, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो एग्जाम में ध्यान रखना बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से आता है। एक तो आता है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, वो भी मैं आपको एक दिन करवाऊंगा, घबराओ मत। और एक आता है विद यूजिंग गॉस थ्योरम। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से। एक बहुत लंबा तार है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेकिन यूज़ क्या करनी है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को यूज़ करना है, स्टेटमेंट को यूज़ करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी बार। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि मेरे को मेरा बोर्ड मिल जाए काम करने के लिए, और हम लोग अब चालू करते हैं। तो आइए मेरे पास। तो गाइज ये मैंने एक स्ट्रेट वायर ले लिया जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और इस पर चार्ज कैसा फैला हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस पर चार्ज कैसा फैला हुआ है मेरे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या एक लाइन समझाई थी, एक लाइन ये समझाई थी कि जोन सी भी आपको बॉडी लेनी है उसको बंद करना पड़ेगा एक क्लोज सरफेस के अंदर। गॉस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हम लोगों को। गॉस साइंटिस्ट ने हमें बोला गया था कि कोई भी हमारे पास बॉडी है उसको हमको एक एनक्लोज्ड करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा एक क्लोज बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हैं, और मेरे लाल यहाँ पर वो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस जो है वो है एक सिलेंड्रिकल। कैसी ले रहे हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल। तो मैंने इसको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में इसको एनक्लोज कर लिया। ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको बना रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने इसको बंद कर लिया एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने क्या ली है, ये हमारी है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये, गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ये ले ली। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। तो ये जो अंदर तार है, इस अंदर तार की लेंथ कितनी है, L है, और यहाँ से दूरी इसकी कितनी है, ये दूरी R है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना क्वेश्चन करने के लिए क्या करा, ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है, इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको नाम दे दिया सरफेस नंबर 1। इस पूरी का एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ ले लिया, इसका नाम ले लिया सरफेस नंबर S2। इस पूरी का पार्ट ले लिया, इस पूरी का नाम दे दिया सरफेस नंबर S3। तो हमने इस पूरी बॉडी को 3 छोटे छोटे भाग में तोड़ लिया, और अब हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरी का आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पूरी का आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरी का आ जाएगा। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलो चालू करते हैं। हम जानते हैं पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती हैं, बाहर की तरफ। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही बाहर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी के बाहर। और कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, वो 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बाहर की तरफ, सरफेस एरिया भी मेरा बाहर की तरफ, वो कितना एंगल बना रहा है, वो यहाँ पर 0 डिग्री। और यहाँ की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर की तरफ बनी हुई है मेरे लाल। और बच्चे DS3 जो इसका सरफेस एरिया, वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, वो भी 90 डिग्री। राइट,
डायग्राम समझ में आपको आ गया। अब उसी स्टेटमेंट को लेके चलते हैं और अपना फिनिश करते हैं। बहुत आसान लेक्चर है एकदम यार, क्लियर। तो 1 मिनट के लिए पहले आप एक बार डायग्राम बना लो, तो मैं इसको फिर इधर सोल्व करके दिखाता हूँ। डायग्राम बन गया, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो ज़रा फटाफट इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फ्लक्स का, फाई इक्वल्स टू होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो मेरे भाई जो ये मैंने इसको क्लोज करा है, ये क्लोज बेसिकली पूरे क्वेश्चन सरफेस, सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस के लिए बनाया है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन कितने भाग में होगा, 1, 2 और 3 भाग में होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल्स टू S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर 1 प्लस S2 ई वेक्टर डॉट डी एस 2 वेक्टर। बात आप समझ रहे हो, इसको हमने 3 भागों में ओपन कर लिया, प्लस S3 ई वेक्टर डॉट डी एस 3 वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप जानते हो डॉट हटाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, कोस थीटा, और वेक्टर का साइन हटा दूंगा, ठीक है। तो डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आया, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो S1, चलो एक लाइन में और लिख देता हूँ, ई डी एस 1 कोस थीटा 1, S2 बहुत आसान डेरिवेशन है, ई डी एस 2 कोस थीटा 2 प्लस S3, इसको कैसे लिखेंगे, ई डी एस 3 कोस थीटा 3। अब आप फटाफट इसके एंगल लिख लो। थीटा 1 एंगल वो शायद ऊपर वाला 90 डिग्री था, थीटा 2 0 डिग्री था, और थीटा 3 ये डायग्राम में मैंने आपको बताया ये भी कितना था, 90 डिग्री। अब आप जानते हो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाला भी गेम से, पार्टिसिपेट से बाहर हो गया, ये वाला भी गेम से बाहर हो गया। तो जो गेम में बचेगा खाली उसको बचाओ और फटाफट से आंसर निकालो। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आया इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर डॉट, सॉरी वेक्टर हटा दिया था हमने, ई डी एस कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फटाफट से आ जाइए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू, अब इसको हम S2 को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E इंटू डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी एस का, चलो पहले लिख देता हूँ डी एस। तो फाई इक्वल्स टू कितना आ गया, E इंटू एस। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। और S को हम लोग हटा के क्या लिख सकते हैं, S को लिख सकते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो फाई इक्वल्स टू क्या रिजल्ट निकल के आया, E इंटू 2 पाई आर एच। एच का काम कौन कर रहा है, L, वो वाली लेंथ लेनी है जो उस सिलेंडर के अंदर है। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैंने आपको अभी यही बता रहा था कि इलेक्ट्रिक छोटा सा फ्लक्स, पहले हमको फ्लक्स निकालना होगा। यहाँ तक हर एप्लीकेशन में हम यही करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो अब बच्चे मैं इसको हटाता हूँ और इक्वेशन नंबर 1 का फिर हम यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से करना है। बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की बात करें अगर हम लोग, तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ही गॉस थ्योरम कहती है, ठीक है। अब फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास है कि इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो E इंटू कितना हो गया, ये 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो। तो यहाँ से E निकालो। तो E कितना निकल के आया, E निकल के आया 1 अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, ये निकल के आया। फिनिश। क्या निकालनी थी मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, नॉट लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो हमने यहाँ तक निकाल ली। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम लोग एक बात जानते हैं, लैम्डा एक होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q बाई L, चार्ज फैला हुआ है पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इजगल टू लैम्डा इंटू एल। तो आप इस Q को लैम्डा इंटू एल से भी रिमूव कर सकते हो। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा E इजगल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन में 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नोट, एल से एल कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। इतना आसान डेरिवेशन ये था, इतना आसान डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जब भी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालनी होगी तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप फ्लक्स निकालोगे EDS वाले फॉर्मूले से, सेकंड स्टेप गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखोगे, फिर उस जो फ्लक्स निकल गया वो वहाँ पुट कर दोगे और आपका सोल्व करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी
गोस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म हुई एक इन्फानाइट लॉन्ग वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। ठीक है, अभी मैं आपको फटाफट से इसकी सेकंड एप्लीकेशन को बताता हूँ और फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। फिर आपकी 2 एप्लीकेशन और बचेंगी, तो आपका चैप्टर तब फिनिश होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? बात समझ में आ गई? तो ये था बेसिकली। अगर अगर आपको लेटेस्ट कंसीडर लिखना हो, जैसे एग्जाम में मान लो एप्लीकेशन आई तो सीबीएसई का पेपर मुझे लिखना है, तो उसमें हमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा 4-5 लाइनें बतानी पड़ेगी। कैसे बतानी पड़ेगी? वही कि लेटेस्ट कंसीडर ए वायर, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है कि हमने एक सिलेंड्रिकल गोशन सरफेस में उसको एनक्लोज कर लिया, और जो एनक्लोज करा है उसके अंदर उसकी लेंथ क्या होगी? एल, आर उसकी रेडियस हो गई, लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एंड वी विश टू फाइंड आउट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। उसके बाद फिर मैथमेटिकली वी कैन से दैट आप लोग डायग्राम बना के सारा उतार दोगे। फिनिश हो गया। चलिए, तो हमने यहाँ तक बातें पढ़ ली और यहाँ तक बातें सीख भी ली। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, और हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की, वो है स्फेरिकल शेल। हमारे कोर्स में जो है स्फेरिकल शेल, मैं आपको वो डील करवाता हूँ। बहुत आसान है, फटाफट फिनिश करते हैं। तो जो आप लोग हेडिंग बनाओगे सेकंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम, क्या बनाओगे? सेकंड एप्लीकेशन, और उसमें लिखोगे आप लोग फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द स्फेरिकल शेल। ये आपकी हेडिंग बनेगी। क्या हेडिंग बनी आपकी? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द स्फेरिकल शेल बाय यूजिंग गॉस थ्योरम एंड ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ही हम लोग को बनाना है, ठीक है। बहुत आसान है, इजीली बनेगा। तो चलिए हम लोग इस वाले एप्लीकेशन को फिनिश करते हैं, फटाफट आ जाइए। तो अब हमारे पास क्या है? एक हमारे पास स्फेरिकल शेल है। ये मैंने स्फेरिकल शेल बनाया, और वो कैसा शेल होगा? ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव का होगा। ये एक पॉजिटिव स्फेरिकल शेल मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है गाइस। बहुत बढ़िया। ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से लेकर इसकी रेडियस हो गई ये आर। याद रखिए, अंदर से एक खोखला है, एक होलो है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हम लोग चाहते क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ निकालना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना चाहता हूँ गॉस थ्योरम की हेल्प से। इधर तो आपको पता है, सबसे पहले मुझे जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, तो वहाँ पर पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा? गोशन सरफेस। तो मैंने पहले क्या कर लिया? एक गोशन सरफेस ड्रॉ कर ली, और इस बार वो मैंने सिमेट्रिकली स्फेरिकल गोशन सरफेस ड्रॉ कर ली, और सेंटर से गाइज उसकी जो दूरी हुई वो दूरी क्या हुई? स्मॉल आर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोगों को आउटसाइड की वजह से निकालना। तो मैंने क्या करा? पहले छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसकी बाहर की तरफ निकलेगी, और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। फिनिश। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई ई छोटा फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। उसके बाद अगला स्टेप इंटीग्रेशन, अगर हम लोग कर रहे हैं तो ई डी एस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, राइट। और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ ई, यहाँ इसको फाई लिख देते हैं। चलो इंटीग्रेशन मतलब, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक, या फिर कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। फाई ई डी एस, और उसके बाद डी एस का इंटीग्रेशन, ये वही स्टेप है, रिपीटेड स्टेप है गाइज। डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है? एस। ये मैंने बहुत बार कर लिया, अब आपको इतना पता भी होना चाहिए। और अब आपको पता है मैं एस की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ? एस की जगह पर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी? फ्लक्स। तो मैंने वही बताया, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? फ्लक्स निकालना। निकाल लिया फ्लक्स, ईजी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? फाई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हमें यहाँ निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पुट कर दो। तो ई इंटू क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर इजगल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या निकालना था? ई निकालना था। तो ई निकल के कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा निकल के आया, इतना आसान रिजल्ट। तो हमने कैसे डील करा, इसको फटाफट से आते हैं। तो उसके दोबारा से लो, एक बार दोबारा से फटाफट। पहले हमने डी फाई लिया, छोटा फ्लक्स, फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं। फिर इसका हमने इंटीग्रेशन करा, फाई आया, कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही के ऊपर एक एंगल चढ़ रहा है, तो थीटा 1 हो गया। थीटा की वैल्यू कोस 0,1, डी एस का इंटीग्रेशन एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम लोग फिर इस स्टेप पे आए, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम
फाई इजगल टू क्यू बाई एप्सिलॉन फॉर्मूला होता है, क्यू की वैल्यू ये एज इट इज़ यहाँ पुट कर दी, और ई आया, और ई आर स्क्वायर कैसे आ रहा है, इन्वर्सली का स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ पहला पार्ट और आउटसाइड। ठीक, उतार लिया, समझ में बात आ गई। ये देख, ध्यान रखना ये स्टेप बार बार फॉलो हो रहे हैं, तो अब आपको इन स्टेप के एकदम हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि हाँ पहला स्टेप हमको ये फॉलो करना, फिर दूसरा ये फॉलो करना है, राइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इसका आउटसाइड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या निकालने वाले हैं, ऑन द, फिर कहाँ निकालेंगे, इनसाइड। फटाफट फिनिश करते हैं और फिर उसका ग्राफ, तो आपका खत्म हो जाएगा लेक्चर पूरा कंप्लीट। तो इसको अब ये तो हमारा हो गया था आउटसाइड के लिए। अब मैं कहाँ निकालने वाला हूँ गाइज, ये एक ही क्वेश्चन है पूरा, ध्यान रखना। अब हम लोग निकालते हैं पहले ऑन द शेल। कहाँ निकालते हैं, ऑन द शेल। चलिए फटाफट आइए ऑन द शेल निकालते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी वही स्फेरिकल शेल हो गई, इस पर पॉजिटिव 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 चार्ज फैला हुआ था, और जिसकी रेडियस क्या थी, सेंटर से ये रेडियस आर थी। अब सॉरी बड़ी आर बना रखी थी ना मैंने, तो बड़ी आर बना ली। अब मुझे ऑन द शेल यहाँ निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो मैं इसी के ऊपर क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस जो आपको दिखाई नहीं देगी, इसी के ऊपर बना दी मैंने, ठीक है। तो फिर से वही सारा गेम एज इट इज़ चलेगा। अब थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे फटाफट से। तो सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हो, फटाफट फटाफट हम लोग, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। फाई इक्वल्स टू, चलो लिखता हूँ, डी फाई इक्वल्स टू, पहले क्या लिखेंगे, ई इंटू डी एस, और फिर से वही बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, डी एस भी बाहर ही आएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, राइट। तो डी फाई का इंडिकेशन फाई हो गया, ये हो गया ई डी एस कोस थीटा, क्लियर। और कोस डी की वैल्यू 1 हो गई, फिर से ई को मैंने बाहर निकाले, अंदर क्या बचा डी एस, तो फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, ई इंटू एस। अब फटाफट से वही बिल्कुल सेम डेरिवेशन चल रहा है यार, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एस का मतलब 4 पाई, इस बार बड़ा आर स्क्वायर आ जाएगा, बस छोटे आर की स्क्वायर की जगह। फिर हम वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, अब तो रट जाना चाहिए फॉर्मूला भी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जल्दी से, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजगल टू क्या हो गया बच्चे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इजगल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बस मिस्टेक कहाँ है, बड़ा आर आएगा, जहाँ पर छोटा आर था उसकी जगह पर क्या आ गया, बड़े आर का स्क्वायर आ गया, है ना। इसमें एक बात और समझने वाली, वो बात समझने वाली क्या है, क्योंकि इसकी सरफेस पे चार्ज जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसी के ऊपर हमारी एक्चुअल सरफेस लाई कर रही है, तो वहाँ पर हम लोग इस क्यू को रिप्लेस करेंगे। क्यू को रिप्लेस कैसे करेंगे, क्यू को रिप्लेस करेंगे सिग्मा से, राइट। तो सिग्मा इजगल टू क्या होता है, चार्ज फैला हुआ है पर यूनिट एरिया, तो क्यू इजगल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, और ये एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब आप एक काम करो, इस क्यू को रिप्लेस कर दो इससे। तो अब जब आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो गाइज आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो निकल के आएगी, ये इतना सब नोट कर लिया होगा, राइट। मैं इसको हटाता हूँ। अब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो कैसे, कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उस क्यू की जगह पर मुझे ये रिजल्ट रखना है, सिग्मा इंटू 4 पाई बड़े वाला आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, जो कटेगा उसको उड़ा दो, ये सब उड़ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी निकल के आई कहाँ, ऑन द स्फेरिकल, ऑन द बॉडी, ऑन द स्फेरिकल शेल, ये हुआ ऑन द पे, फिनिश। दो बातें याद रखना। अब लास्ट एंड फाइनल थर्ड और 2 मिनट का गेम और है, और आपका ये पूरा 3 नंबर का डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ किस पर, इनसाइड। अब लोग आप फटाफट से एक बार समझ लो बस 2 मिनट के अंदर। अगर मैं आपसे इनसाइड की बात कर रहा हूँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ, इनसाइड की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग जानते हैं अगर ये मैंने स्फेरिकल शेल बनाई है और अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना चाहता हूँ, अंदर निकालना चाहता हूँ, तो पहले मुझे यहाँ क्या बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस बना ली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कहाँ है, वो है सरफेस पर। वो कहाँ है, वो है सरफेस पर। आ रहा है कुछ समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो आ रही है कुछ भी नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, उसकी सरफेस पर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई इनसाइड। ई इनसाइड कितना हो गया, वो हो गया आपका 0। अगर ई इनसाइड अंदर का 0 हो गया तो सीधी सी बात है फ्लक्स भी कितना हो जाएगा आपका 0। फ्लक्स का मतलब आपका ई इनसाइड अगर 0 है
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है तो आप अगर गॉस थ्योरम भी लगाओगे तो फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं इसको ओपन भी करूँगा तो वो ई इंटू 4 पाई, अगर मैं इसका रेडियस आर मान लो चलो 2 मिनट के लिए, तो 4 पाई छोटे वाला आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारी जीरो हो गई है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, सरफेस पर। यस, तो हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पर होता है। तो अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपका वहाँ पर रिजल्ट भी क्या आने वाला है, जीरो आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे 3 पॉइंट निकले। तो हमने कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, एक तो आउटसाइड निकाली, एक ऑन द निकाली और इनसाइड निकाली। इनसाइड कितनी आई, जीरो। ऑन द कितनी आई थी, आपके सामने थी। और अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ फटाफट से बनाते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा गाइज। तो ये हमारी वही स्फेरिकल शेल हो गई। ये मैं सेंटर से ये दूरी ले लेता हूँ, यहाँ दूरी हो गई r और ये हो गई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E और R के बीच में ग्राफ खींचते हैं। अब आ जाओ फटाफट से, अभी मैं कहाँ हूँ, अंदर। अब मुझे फटाफट बताओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। दूरी बढ़ा रहा हूँ, अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्योंकि मैं अंदर ही हूँ, जीरो 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 जीरो। जैसे सरफेस पर आऊँगा तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द मैक्सिमम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चलेगी मैक्सिमम, ठीक। फिर जैसी और मैंने दूरी बढ़ाई, तो जैसे मैंने दूरी बढ़ाई तो मैं कहाँ चला गया, आउटसाइड, बाहर की तरफ चला गया। और मैं जाता हूँ बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन उससे कैसा होता है, इनवर्सली का। तो हमारा ग्राफ यूँ बन जाएगा। आया समझ में। तो ये कहाँ का है, ये है आपका इनसाइड। ये कहाँ का है पॉइंट, ये आपका है ऑन द। और ये कहाँ का है, ये आपका है आउटसाइड। और E इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर। दैट इज द ग्राफ प्रॉपर। तो एग्जाम में यहाँ तक आपको बना के आना पड़ेगा अगर आपको ये पूरा कंप्लीट करना है तो, ठीक। तो हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक, और गॉस थ्योरम का प्रूफ। एप्लीकेशन नंबर 1 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और एप्लीकेशन नंबर 2 स्फेरिकल शेल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। अगली क्लास में वो आपकी लास्ट क्लास होगी थ्योरेटिकली की। अगर मैं बात करूं कि अगर हम इस चैप्टर को थ्योरेटिकली पढ़ना चाह रहे हैं या हमने थ्योरेटिकली अगर हमने देखा है, तो लास्ट क्लास में इसके बाद जो एक लास्ट क्लास और होगी उसमें आपकी 2 एप्लीकेशन और होगी, वो मैं आपको डील कराऊंगा, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है, राइट, ओके।